हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो भाई अब हम आ गए अपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अगले पड़ाव पर। ये है वीडियो नंबर 4 और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। 1 से लेके 75 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। पिछले 3 वीडियोस में आपने वो देखा, 3 पार्ट्स में आपने देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। आइए चले। क्वेश्चन कहता है वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे और मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, he shall be entitled to wages at the rate of dash times his ordinary rate of wages। आपको याद होगा कि भाई इस ओवर टाइम के लिए उसे डबल सैलरी दी जाती है। क्या ये बात याद है कि नहीं? यानी 2 गुना। तो लिखा है हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ठीक है जी, 2 टाइम्स उसे सैलरी दी जाएगी। आंसर हो गया 76 का सी। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो ऊपर बात हो रही थी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। अब लिखा है नीचे कि भाई ऐसा कौन सा हिस्सा है इनमें से जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस नहीं कहलाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम बेसिक वेजेस को भी ऐड करते थे, अलाउंसेस को भी करते हैं, कंसेशनल सेल टू वर्कर्स इसको भी करते हैं, बट हाउस रेंट अलाउंस को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो 77 का आंसर हो गया मेरे भाई सी। इसको कभी भी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में कंसिडर नहीं किया जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर अग्रसर हों। द रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स टू कंटेन, अडल्ट वर्कर्स के रजिस्टर में आपको क्या क्या लिखना है? आइए देखें। नेम ऑफ द वर्कर्स बिल्कुल लिखना है भाई। नेचर ऑफ हिज वर्क ये भी लिखना है। द ग्रुप इन विच ही इज इंक्लूडेड ये भी लिखना है। तो आंसर क्या हो गया? डी। ये तो सब कुछ ही आएगा। आगे चलते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स कैन बी मेड बाय, आपको तो याद होगा कि भैया इसके रजिस्टर को इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्ट कर सकता है। तो आंसर है 79 का सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चला जाए। लिखा है इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन, if the name of any person is entered in the register of adult workers, it is dash evidence that the person is employed in the factory। conclusive evidence है भाई, ये तो conclusive evidence है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो दिस इज अ conclusive evidence कि भाई वो इनका एम्प्लॉई है। तो आंसर क्या हो गया 80 का? ए। 81 पर चलते हैं। the ability to maintain register of adult worker, sorry, the liability to maintain register of adult workers has been imposed on the dash of the factory। मैनेजर की ड्यूटी रहती है मेरे भाई। किसकी ड्यूटी रहती है? मैनेजर की। उसी का काम है कि भाई जितने भी लोग हैं उनका रजिस्टर हमें देखना है, तैयार रहना चाहिए वो। Where a worker is merely present during as notified or is found working during that period, what is the punishment prescribed in the act? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा हम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, राइट? तो हम इसको यहीं पर रेड मार्क कर देते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन बाद में किया जाएगा, इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, राइट? तब तक हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखें। तो वुमेन वर्कर्स शैल नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट बिटवीन दी आवर्स। टाइम दिया हुआ है कि भाई वुमेन वर्कर को अगर आपने काम पर लगाना है यहां पर, तो वो कौन से टाइम पीरियड में आकर काम करेंगी, इसको ध्यान दीजिए। तो वुमेन वर्कर्स शैल नॉट बी एम्प्लॉयड, लिखा है नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट बिटवीन दी आवर्स, यानी अल्टीमेटली तो यही पूछा जा रहा है कि भाई किस टाइम में उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो भाई सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उनका कोई भी टाइम पीरियड बना दो। क्या वर्ड्स कहे मैंने? सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उनका कोई भी टाइम पीरियड आप रख दीजिए। नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट।
बट 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही उनका टोटल वर्किंग आवर्स जो भी रखने आपने 8 आवर्स पर डे जो होते हैं या जो भी 9 आवर्स तक बनाना है वो इस टाइम पीरियड के दौरान होगा। क्या ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय अ नोटिफिकेशन in the official gazette vary these limits to the extent that no woman shall be employed between। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास दोस्तों इसकी भी पावर है, ठीक बात है कि नहीं? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो क्या करे? The state government may by notification in the official gazette vary these limits to the extent that no woman shall be employed between। किस पीरियड में वो नहीं आएंगी? ठीक है, जो भी 5 से लेकर के 10 बजे तक का टाइम है वो इसको वेरी कर सकती हैं, वो बता सकते हैं कि भाई किस टाइम पीरियड में वो आएंगे और किस टाइम पीरियड में नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 फॉर वुमेन वर्कर्स देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट्स। तो ध्यान रखिए चेंज ऑफ शिफ्ट में क्या होता है कि आपने दिन में तो काम करवा लिया और अब आपने बोल दिया जी अब आप अगली शिफ्ट में भी आ जाओ, यानी आप सुबह 6 बजे से काम कर रहे हो और पता लगा कि जैसे ही आपकी शिफ्ट दोपहर को खत्म हुई आपको कहा गया जी आज ही से आपकी शिफ्ट चेंज होती है। अगर आज आपने शिफ्ट चेंज कर दी तो पता क्या लगा कि एक तरह से दोबारा से आप लगातार काम करना शुरू हो गए। तो अगर आपने उनकी चेंज करनी भी है शिफ्ट तो उस शिफ्ट को क्या करना पड़ेगा, कब करेंगे? या तो वीकली हॉलिडे के बाद करोगे या किसी भी हॉलिडे के बाद। इसका मतलब इसका आंसर तो भैया दोनों ही आ गए, यानी उसके बीच में एक हॉलिडे होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उनकी शिफ्ट कर चेंज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो क्वेश्चन नंबर 86 अ चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ who has not completed dash of age shall not be employed in a factory। तो भैया जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल एम्प्लॉय नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 14 से 15 साल के अगर बच्चे हैं तो उनसे बहुत लाइट वर्क करवाया जाता है, बहुत ही लाइट अगर करना ही पड़े तो। उसके बाद 15 से 18 के बीच में अडोलसेंट है, उनसे काम करवाया जा सकता है, उनकी लिमिट बताई गई है। लेकिन उसके बाद वो अडल्ट हो जाएंगे तो भैया उनसे फिर आप प्रॉपर काम कराइए जो भी वर्किंग शिफ्ट है। 87 children completing their 14th year or an adolescent shall be required to provide। अब यानी कोई काम करना चाहता है, वो कहता है जी मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के वाकई वो इसको काम को करने के लिए सही है भी या नहीं, ठीक है नहीं। चलते आगे। और ये सर्टिफिकेट देगा कौन दोस्तों? सर्टिफाइंग सर्जन जो है वही क्या कर सकता है, इस सर्टिफिकेट को दे सकता है। तो क्वेश्चन ये लिखा है द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू बी गिवन बाय सर्टिफाइड सर्जन। 89 लिखा है टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड एप्लीकेशन टू अ सर्टिफाइंग सर्जन हैज टू बी मेड बाय। कौन देगा मेरे भाई? ये कौन देगा? या तो वो यंग जो पर्सन है वो खुद दे दे, या उसके पेरेंट्स दे दें, गार्जियन दे दें, या मैनेजर दे दे, इनमें से कोई भी दे दे चलेगा। इसकी एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है। अब जो भी वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देगा वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कितने टाइम तक के लिए वैलिड है, सवाल ये आता है। तो भाई जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 12 महीने तक के लिए वैलिड होता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? तो यहां तक हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 90 तक। आगे चला जाए। वेयर एन एडोलसेंट हैज नॉट बीन ग्रांटेड दिस सर्टिफिकेट। वर्किंग का मान लो उसे सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं हुआ, सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं होगा, ही शैल नॉट बी विथस्टैंडिंग हिज एज बी डीम्ड टू बी डैश फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ फैक्ट्री एक्ट। तो भाई ऐसे केस में क्या माना जाएगा? अगर वो इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता उसे कि भी तुम काम नहीं कर सकते, इसका मतलब आज हम उसे क्या मान रहे हैं? चाइल्ड मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं? इसलिए उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो फिटनेस भी जरूरी है भाई उस काम को करने के लिए। आगे चले।
पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर आपने फॉल्स सर्टिफिकेट दे दिया और आप चाहते हैं कि काम मिल जाए, मुझे पैसा कमा लूं मैं, तो भैया ये देख लो, 2 महीने की जेल, 1 महीने 1,000 रुपए की आपकी सजा है, ये फाइन लगना है आपको, और या फिर दोनों। तैयार हो तो बताओ, झूठा सर्टिफिकेट यूज कर लो। ठीक बात है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठा सर्टिफिकेट नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। 93, व्हाट इज द पेनल्टी पेबल बाय पेरेंट्स और गार्जियन फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब पता क्या लगा, अभी चाइल्ड का जो छोटा बच्चा है उसके लिए तो बहुत ही कम टाइम वर्किंग है। ठीक बात है या नहीं? अब कम वर्किंग है तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, चल भैया एक काम कर, सुबह इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ले, पेरेंट्स ने बोला, और शाम को या दोपहर को इसमें काम कर ले ताकि पूरा काम हो जाए। भाई बच्चों का भविष्य बनाना बहुत जरूरी है, उनकी एजुकेशन जरूरी है। बचपन से ही काम में लगा दिया पैसा कमाने के लिए तो होगा क्या? सरकार इसीलिए इसे अवॉइड करवाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी पोजीशन आती है, तो पेनल्टी क्या है? व्हाट इज द पेनल्टी पेबल बाय पेरेंट्स और गार्जियन, what is the penalty payable by parents or guardian for permitting double employment of a child? तो भैया 1,000 रुपए का फाइन लग जाएगा पेरेंट्स को। ठीक है नहीं? ये ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, what is the maximum number of hours that a child can be employed as per Factories Act 1948? तो भैया अगर आपने उस चाइल्ड को, जो कि 14 साल से बड़ा है, एडोलसेंट से कम है, उससे थोड़ा बहुत काम होना है, लाइट वर्क होना भी है ना उसका, तो भी एक दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा वो। क्या ये बात समझ आई? मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स है ये। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 95, वेयर अ वर्कर हैज वर्कड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 240 days और मोर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, an adult is entitled to leave with wages on the following basis। तो भाई ऐसा है, अगर उसने मिनिमम 240 दिन या उससे ज्यादा काम कर लिया, तो हर 20 दिन के लिए उसे 1 दिन की लीव विद वेजेस मिलेगी। हर 20 दिन के लिए लीव विद वेजेस, उसे एक ऐसी छुट्टी मिलेगी जिसके अंदर वो छुट्टी में भी रहेगा लेकिन पैसा भी मिलेगा उसे, हर 20 दिन के लिए एक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिवाइड करें तो कितना आता है? ये 12 आता है। ठीक बात है कि नहीं? तो उसके लिए उसे 12 लीव विद वेजेस मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक बात है कि नहीं? चले आगे क्वेश्चन नंबर 96 पर, वेयर अ वर्कर हैज वर्कड फॉर अ मिनिमम ऑफ 240 days और मोर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर, अ चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब चाइल्ड को क्या मिलेगा भाई? चाइल्ड को हर 15 दिन के लिए एक छुट्टी मिलेगी। ठीक बात है नहीं? यानी उसके लिए ज्यादा छुट्टियां अवेलेबल है। आइए 97 की ओर चले, इफ एनी वर्कर डज नॉट अवेल एनी अर्न लीव entitled to him during the calendar year, it can be carried forward to the next calendar year subject to the maximum of dash days for an adult worker। यानी अगर कोई अडल्ट वर्कर है और उसने क्या किया, अपनी लीव्स को अवेल नहीं किया, अपनी छुट्टियों का अवेल नहीं किया, तो क्या होगा? वो अगले नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में चली जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी छुट्टियां जा सकती है अगले साल? अगले साल में मैक्सिमम 30 डेज को ही, 30 छुट्टियों को क्या किया जाता है? कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? 98 पर आता हूं भाई मैं, इफ एनी वर्कर डज नॉट अवेल एनी अर्नड लीव entitled to him during the calendar year, it can be carried forward to the next calendar year। सेम बात, ऊपर वाला क्या था, किसके लिए था? वो था अडल्ट के लिए। अब यहां पर चाइल्ड के लिए क्या केस है भाई? क्योंकि चाइल्ड की तो छुट्टियां भी ज्यादा अवेलेबल थी, याद है कि नहीं? तो भाई उसकी मैक्सिमम 40 छुट्टियां अगले साल में कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन केस अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, द एप्लीकेशन फॉर लीव
with wages shall be made at least dash in advance। तो भाई कम से कम 30 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, 30 दिन एडवांस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सो इन केस अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जहां पब्लिक यूटिलिटी का काम है, तो एप्लीकेशन फॉर लीव विद वेजेस 30 दिन पहले उसे देनी पड़ेगी। The annual leave with wages cannot be availed for more than dash times during the year। तो annual leave with wages cannot be availed for more than, कितने से ज्यादा नहीं ले सकते आप, 3 टाइम से ज्यादा नहीं ले सकते। annual leave with wages 3 टाइम से ज्यादा नहीं ले सकते एक साल में आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, एप्लीकेशन टू अवेल एनुअल लीव विद वेजेस फॉर इलनेस पर्पसेस। अब इलनेस हो गई तो भैया उसके लिए क्या किया जाए, कैन बी मेड एट लीस्ट डैश इन एडवांस। डैश डेज इन एडवांस, इसमें तो भैया कोई आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेजेस ड्यूरिंग द लीव पीरियड शेल नॉट इंक्लूड। अब लीव पीरियड में वेजेस में जब कैलकुलेशन होगी तो भाई आप क्या कैलकुलेट करते हो, डियरनेस अलाउंस ऐड होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी अलाउ होता है, बोनस इसमें अलाउ नहीं होता, तो बोनस को कभी इसमें इंक्लूड नहीं करते, दोस्तों ध्यान रखिएगा। बोनस एक अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, वो इसमें नहीं आता। An adult worker has been allowed leave for not less than dash days wages due for the leave period should be paid in advance। ठीक है, an adult worker has been allowed leave for not less than 4 days 4 days in advance। चाइल्ड वर्कर के लिए सेम पॉइंट है, बट उसके लिए आंसर क्या है, चाइल्ड के लिए 5 days in advance, 5 days in advance। What is the penalty if there is any contravention of any provision of the Factories Act? तो भाई 1 लाख रुपया, 2 साल की सजा या फिर दोनों, ये है कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। यानी किसके लिए, ऑक्यूपायर, मैनेजर, ओनर, उन सब के लिए सजा सुनाई गई है। What is the penalty if there is any contravention of any provision of the Factories Act by a person who has already been convicted? अब सोचो जरा भैया, पहले तो तुम ये बताओ कि पहले सजा मिली है, वो कहता जी हाँ पहले भी इसी तरह की सजा मिल चुकी है, तो ठीक है बेटा, अब तुम दोबारा ही उसी के लिए आ गए, तो ठीक है, 1 लाख रुपए की वो सजा तो पहले थी 1 लाख रुपए का फाइन, लेकिन पहले थी 2 साल की सजा, इस बार तुम्हें 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि तुम पिछली सजा से सीखे ही नहीं, सजा बढ़ गई। और तो ये कौन है, हु हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड। What is the penalty if there is any contravention of the provision of the Factories Act which has resulted in an accident causing death? तो भैया अब डेथ अगर हो गई तो 25,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा तुम्हें इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए। अगर आपने पेनल्टी, अगर आपके गलत काम के कारण किसी की डेथ हो गई तो 25,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पेनल्टी इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट व्हिच हैज रिजल्टेड इन एन एक्सीडेंट कॉजिंग सीरियस बॉडीली इंजरी। तो भाई मौत के केस में तो 25,000 था, सीरियस बॉडीली इंजरी होगी तो उससे कम होना चाहिए, 5,000 रुपया इसमें पेनल्टी है मेरे भाई। इंस्पेक्टर अपना काम करने आ रहा है और आप इंस्पेक्टर को अंदर एंट्री करने से रोक रहे हो, उसका रास्ता रोक रहे हो, तो भैया अगर आप उस काम करने में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करोगे तो फिर भी सजा होगी आपको। सो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट? 10,000 रुपए की सजा दोस्तों, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए का फाइन है, 6 महीने की जेल है, ये है आपकी सजा अगर आप किसी भी इंस्पेक्टर का रास्ता रोकते हैं, उसको उसका काम करने से रोकते हैं। क्या ये बात समझ आई?
So what is the penalty for using false certificate of fitness under the Factories Act? False certificate of fitness कर दिया तो 5,000 रुपए के साथ 2 महीने की जेल के लिए तैयार रहो, या दोनों के लिए तैयार रहो भैया, या फिर दोनों के लिए तैयार रहो, ये है सजा. Who shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities in any premises where separate building are being leased out by the owner to different occupiers for the use of separate factories? अब देखो, अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ओनर की, उसने क्या किया हुआ है, कई सारे ऑक्यूपायर हैं, उस बिल्डिंग को कई हिस्सों में बांट दिया, अब वो सेपरेट फैक्ट्रीज बन गई, तो कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उन सबको कॉमन फैसिलिटीज दिलवाने के लिए जिम्मेदारी ओनर की ही मानी जाएगी मेरे भाई. क्या ये बात समझ आई? ओनर ही इस काम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, और अगर वो ना मिली तो फिर भैया ओनर के अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाएगा. ओके, व्हाट डज द थर्ड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कंटेन्स? आपको याद होगा, नोटिफाइड डिजीजेस की लिस्ट जो है वो इसमें बताई गई है कि भैया ये डिजीजेस की लिस्ट है. किसमें बताई गई है? ये बताई गई है दोस्तों थर्ड शेड्यूल में. तो भाई हमारे जितने भी फैक्ट्रीज एक्ट के क्वेश्चंस थे मेरे भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पर हमारे खत्म होते हैं. फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय.